मैं आपको बताने जा रही हूँ कलयुग की सत्ता। यानी कलयुग की सत्ता है क्या। कलयुग की सत्ता केवल और केवल राजनीति में ही नहीं, कलयुग की सत्ता घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, किसी भी संस्था में देखने को मिल जाती है कलयुग की सत्ता। यानी हर जगह, हर घर घर में, हर ऑफिसों में, हर राजनीति में, हर पार्टी में, हर रिश्ते नातों में कलयुग की सत्ता देखने को मिलती है। यानी कि कलयुग की सत्ता का कहने का मतलब है कि आज के युग में कोई भी किसी का नहीं है। किस पर क्या विश्वास किया जाए, किसको लोग अपना समझें, यानी अपने जो हैं वो भी अपने नहीं हो पा रहे हैं और पराये को कैसे हम अपना समझ लें। तो कलयुग की सत्ता में आज का युग ऐसा हो गया है कि राजनीति में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी जो है सिर्फ अपना नाम रोशन करना चाहती हैं और ये सोचती हैं कि हमको जनता जो है वो हमें देखे, यानी हमसे जो है लगाव करे। वो पार्टी सोचती है हम ऐसा कार्य कर दें जिससे हम जो है उनके प्यारे बन जाए। तो ये सभी फील्ड में सब चाहते हैं कि हमारे लोग हमारी ही तारीफ करें, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो राजनीति सत्ता हो। किसी भी सत्ता में सभी लोगों को अपनी तारीफ, अपना मुकाम सबको बहुत पसंद आता है। सबको ये लगता है कि हम जो है आगे बढ़ें, हमारी लोग तारीफ करें। लेकिन सारी तारीफ होने के बावजूद एक बार एक भूल अगर किसी से भी हो जाए, चाहे वो किसी पार्टी से हो जाए, यानी कि चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर जो है टीएमसी हो, या कोई भी पार्टी हो, या हाथी हो, किसी भी पार्टी में अगर कोई भी ऐसी बात हो जाए तो फिर सारे जो भी कार्य जिसने भी किया वो सब भूल कर जो गलत हुआ है उस पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। यानी जितना कराया था उस पे पूरा पानी फिर गया। वही घरों में होता है। बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा घर का बुजुर्ग कितना भी अच्छा कार्य कर ले, सबके साथ में कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एक गलती अगर उससे हो गई, यानी कोई भी मिस्टेक अगर उससे भूल से हो गई, तो उसने जो जितना भी अच्छा जिंदगी भर करते हुए आया, लेकिन एक भूल जो होती है वो पूरे में पानी फेर देती है। वही हॉस्पिटल में है, जैसा कि अभी अभया के साथ में हुआ है। यानी जो ट्रेनी डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर ने गलत कार्य जो हो रहा था वहां पे, उसमें जो है मना करा, उसने उसका विरोध किया, उसको टॉर्चर किया गया, 36 घंटे उससे कार्य कराया गया। उसके बावजूद भी जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ में रेप फिर मर्डर हो गया। उसके साथ में ऐसी दरिंदगी हुई कि जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जो 36 घंटे लोगों की सेवा कर रही थी। तो एक केवल वो कि उसने खुलासा, उसको पता चल गया है कि इस हॉस्पिटल में आरजी के कर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। यहाँ पे ऑर्गन्स की जो प्लानिंग बन रही है, ऑर्गन्स जो है वो ट्रांसप्लांट करके और उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, ऑर्गन्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, उनकी तस्करी की जा रही है, इस बात का पता चल गया। तो इससे आरजी कर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे, कर्मियों पर तस्करी का दावा लगा है, वहीं ऑर्गन्स बेचने का दावा लगा है। वहीं पे संदीप घोष और संजय राय के ऊपर जो है वो इसी तरीके के ब्लेम लगाए गए हैं कि उन्होंने उन जो रेप और मर्डर हुआ उसमें पूरी साजिश इनकी थी। जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है उसकी साजिश भी इन्हीं की थी, इनकी ही प्लानिंग थी। विद प्लानिंग के साथ में ये सारा कार्य हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस चिल्ला रहे हैं, उन डॉक्टरों को भी नहीं पता है कि आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ क्या। तो जहां पे आदमी जो मरीज होता है अपनी दुआएं के साथ में जाता है कि वहां हमें भगवान के रूप में डॉक्टर जो है हमें बचा लेगा, हमारी पूरी उम्मीद है कि अगर हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो वहां मेरी जिंदगी बच जाएगी, यानी एक नया मोड़ हमें मिल जाएगा, हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ जीवन ले रहे हैं, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे खुद ऑर्गन्स निकाल के लोगों की मृत्यु जो है ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं कि मृत्यु कारित हो जाए और उनके ऑर्गन्स निकाल कर हम उनकी तस्करी कर दें। तो ऐसे हॉस्पिटल पे कैसे विश्वास करेंगे लोग? मरीज कहाँ जाएगा?
तो इस तरीके की समस्याएं जब आती हैं तो उसका सलूशन उसका अपने से ही उनका निकालना पड़ता है। ये सलूशन जो है कि किस तरीके से हम ऐसी परिस्थिति में हम कैसे लड़ें, इसका सामना हम कैसे करें। तो लोगों में यानी ऑपरेशन, वो डॉक्टर तो है नहीं है, उसके पास डिग्री तो है नहीं, एक एडवोकेट होके अपना ऑपरेशन स्वयं तो कर नहीं सकता है। एक डॉक्टर जो है वो अगर कोर्ट में बहस होनी है तो उसकी बहस तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसका हाथ चलता है, यानी हाथ की सफाई होती है, हाथों से वो अपना ऑपरेशन करता है, मरते हुए इंसान को भी जीवित कर देता है, और पेन कलम चलाता है हाथों से और दवाइयाँ लिखता है कि ये दवाई आपको फायदा करेगी। वहीं पे वो जो व्हाइट कोट वाला होता है तो वो ये कार्य करता है, और अगर कोई ऐसा है जो वैसा कार्य कर रहा है यानी कि एडवोकेट है, ब्लैक कोट वाला है, तो ब्लैक कोट वाला क्या करेगा, ब्लैक कोट वाला जो है उसका मुंह चलता है, जितनी अच्छी वो बहस कर लेगा उतना ही अच्छा उसकी प्रैक्टिस मानी जाती है, उतना ही अच्छा वो एडवोकेट माना जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कोट और व्हाइट कोट की सत्ता है वो भी अपनी 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 जगह पे है, अपने अपनी फील्ड में अपना अपना कार्य हर फील्ड का हर व्यक्ति करता है। वहीं पे अगर डॉक्टर अगर ऐसे करने लगेंगे, लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे, ऑर्गन्स अगर उनकी जो है तस्करी करने लगेंगे, तो मरीज कैसे जीवित रहेगा, मरीज किस पर विश्वास करेगा। वहीं एडवोकेट अगर उनको तारीख पे तारीख देते रहेंगे, वो अपना सारा प्रॉपर्टी, अपना घर बार, अपना सब कुछ बेचकर अगर एडवोकेट को देता रहेगा तो एडवोकेट से भी विश्वास हट जाएगा। यानी एडवोकेट अगर उसके साथ में अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी अपोजिट पार्टी से भी मिल जाता है और उससे भी पैसा वसूल कर रहा है, इधर भी पैसा, तो क्या एडवोकेट के ऊपर भी विश्वास रह जाएगा। तो लोगों का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी सत्ता है। यानी सत्ता जो है वो कलयुग की सत्ता में ये ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, माइनर लड़कियों के साथ में रेप हो रहे हैं, जो अपने पिता के समान बच्चियों के साथ में रेप कर रहे हैं, जिनकी लड़कियों की लड़कियां भी होंगी, यानी दादा होने के बावजूद अपनी पोतियों से, अपनी पोती समान बच्चियों से रेप कर रहे हैं। तो ये कलयुग की ही सत्ता है, ये कलयुग है। तो कलयुग में अगर ऐसा कर रहे हैं, यानी पहले का जो युग था रामचंद्र भगवान का, सबका कि एक उंगली उठाने पर भगवान राम ने अपनी वाइफ यानी सीता माता को छोड़ दिया था और वो दर दर भटकती रही। तो ऐसे ऐसे लोग पहले जनता पे मरते थे, जनता यानी अपने विश्वास में मरते थे, अपनी मर्यादा पे मरते थे, लेकिन आज तो लोगों ने अपनी सारी मर्यादाएं लांग दी हैं, सारी मर्यादाएं तोड़कर सब कुछ भूलकर एक कलयुग के उसमें आ गए हैं। वाकई में कहा जाता है ये तो कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, तो वाकई में कुछ भी हो रहा है। तो अब वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने एक बात पर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया था कि एक झूठ कि उनसे कहा गया तुम ऐसी बात बोल गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, सबको ऐसी दर दर ठोकरें खाई, शमशान घाट में जो है वो बैठे, वहां नौकरी की। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं एग्जाम्पल में, जिन्होंने पहले जनता के लिए अपनी बात पर अड़े रहे, यानी अपनी सच्चाई पर, उसके लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज जो है, आज लोग सिर्फ और सिर्फ अपनों पर ही करते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हम खुश रहें, और हमारे जो दौलत है, पैसा है, वो अपार भरा रहे, और वो किस तरीके से हम कैसे कारनामे करके हम इतनी दौलत कमा रहे हैं, ताकि यानी उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। यानी आज अगर उनके पास महल है तो वो कल ताजमहल की डिमांड करेंगे कि हमारे पास ताजमहल क्यों नहीं है। उनके पास अगर लग्जरी गाड़ी है तो वो उससे भी लग्जरी गाड़ी की डिमांड करेंगे कि हमारे पास इससे भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। यानी जो नेसेसिटी है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। लोगों को कितना भी मिल जाए, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। इच्छाएं जो है वो जागृत जिसके अंदर होती रहेंगी, उस इंसान का कभी भला हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे कई कांड हुए हमारे देखते हुए। मेरे ही परिवार में एक ऐसा कांड हुआ जिसमें कि पहले पिता की डेथ हुई, उसके बाद माँ की डेथ हुई,
उनके गम में, यानी कि बच्चों ने कह दिया अब इसका खर्चा पानी हम नहीं उठा पाएंगे। फिर उनको क्या है कि उनको घर में रखा गया, उसमें उनको ऐसा शौक लगा कि वो चिंता में अपनी डूबी रहती थी कि अब हम आगे कैसे घर चलाएंगे। 10-15 दिन बाद जो है उनको जो है फिर उनको अस्थमा की मरीज थी, उनको जो है नहलाया गया। उसके बाद में फिर जो होता है 3-4 दिन बाद कार्यक्रम होता है, फिर उनको जो है नहलाने के लिए ले गया जाया गया क्रिया घर में। तो वहां जब उनको नहलाया गया तो उनकी ही बहन ने उनको ठंडे पानी से नहला दिया। मालूम था कि वो बीमार है, वो अस्थमा की मरीज है, उसके बावजूद भी उनको ऐसे ठंडे पानी से नहलाया गया ताकि उनकी जो है इस तरीके से मौत हो जाए, यानी प्री प्लानिंग के साथ में ऐसा कार्य किया गया। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, किस लालच में क्या किया, क्योंकि वो अपनी खाता उन्हीं के यहाँ खोल के रखा था। उनसे जेवर उनकी लड़की जो थी एक वो छुड़ाती थी और उसको गिरवी रखती थी वो, तो उनसे पैसे वो मांगती थी कि दे दो, हम जो बीसी डाल रहे हैं उससे हम पूर्ति कर देंगे। तो ऐसे ऐसी बात करती थी। तो क्या पता किस प्लानिंग के साथ में उनके साथ में ऐसा खेल हुआ कि उनको जो है उनके ना बच्चों को, उनकी बेटियों से उनको अलग किया गया। इसमें उनकी लड़की की भी साजिश थी। जब उनकी लड़की ने कहा कि मैं कार्यक्रम अपने पिता का करूंगी तो उनसे कहा गया कि लड़कियों के पैसे नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन जो उनकी लड़कियां जो कमा रही हैं उससे वो अपना पूरा अपने पति की है जो है वो पूरी 13वीं जो भी कार्यक्रम होते वो कराया। उनकी लड़कियां आज भी कमा रही हैं, तो लड़कियों की कमाई वो खुद खा रही हैं। और दूसरे की जब बेटी की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा होता ही नहीं है। उनके घर में फूट डलवाई गई। फूट डलवाने के बाद उनका घर छितिर बितिर कर दिया कि यानी कि माँ के समान जो होती है मौसी होती है, तो मौसी भी इस तरीके का घर फोड़ सकती है, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। ना तो उनकी बहन ने और ना उनके जो जीवित जब थे जीजा उन्होंने, और ना ही उनकी लड़कियों ने ऐसा सोचा था कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। उसके 2 महीने बाद में फिर उनका जो भाई छोटा था उसकी भी डेथ हो गई 2 महीने बाद। वो भी चिंता में, उससे भी कोई बात नहीं करता। जब मृत्यु हो गई, जिंदा में कोई नहीं आया देखने। हॉस्पिटल में हफ्ते भर 15 दिन पड़ा रहा, किसी को फोन किया जाए कोई फोन ना उठाए, सबने ब्लॉक कर लिए फोन, अपनों ने ब्लॉक कर दिए। जब मृत्यु हो गई तब उनको देखने आए, तब उसकी जेब में पैसे डाले जा रहे थे कि ये है पैसे। तो जिंदा में कोई याद न करे, मरने पे चले हैं रोने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो जिंदगी में, ये कलयुग इसीलिए कहा गया ये कलयुग है। तो सभी लोग, हमने तो ये सारी परिस्थितियां देखी। माँ जिंदा मरी पड़ी, लोग वहां रात में रिश्तेदार खूब खिलखिला खिलखिला हंस रहे हैं, डेड बॉडी सामने पड़ी और रात में खूब हंस रहे हैं। और जब दिन हुआ, जब मिट्टी जाने का टाइम हुआ तो ऐसा रो रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि लड़कियां जो बच्चे हैं वो तो दूर हैं, सबसे बड़े रिश्तेदार तो ये हैं। इसको कहते हैं सबसे बड़ा नौटंकीबाज, यानी कि ये कलयुग की सत्ता। तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं है। तो किस पे विश्वास किया जाए? यानी लोग कहते हैं जिस लड़के की वो दिमागी मरीज पहले से था उसको इतनी टेंशन दी गई, इतनी टेंशन दी गई कि वो अपने मृत्यु जब तक उसकी हो नहीं, उसने FIR भी दर्ज कराई थी लोगों के खिलाफ। तो पुलिस वाला कह रहा है थाने से कि जो है लड़कियां जो हैं बहनें उनके पास रहिए जाके, बहनों की शादी के बाद लड़का मतलब अपने घर में रहेगा या बहनों के पास रहेगा जाके। तो ऐसी ऐसी दास्तानों से, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद जब वो बिल्कुल असहाय हो गया तो वो उसकी भी 2 महीने बाद डेथ हो गई। अब वो उसका जो है पूरे ताले चाबी जो अपनी बहनों को सौंप गया था, तो उसके भाइयों ने उसके मरने के दूसरे तीसरे दिन सारे ताले तोड़ दिए सभी जगह के, और कहता है कि तुमने हमें चाबी दी थी। चाबियां आज भी बहनों के पास हैं, लेकिन बोलता है कि सारे ताले चाबी जो है तोड़ के कब्जा कर लिया। बल्कि रिटर्न में एक एफिडेविट में उनके पापा ने लिख कर दे दिया था, अंगूठा लगाया था कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे बेटे की होगी। लेकिन अभी भी बहनों के पास वो कागज हैं, करना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो कहती हैं चलो हटाओ, जो भी हुआ सो हुआ, खत्म करो। जब अपने नहीं रहे तो क्या करेंगे अब इस प्रॉपर्टी का। तो ये सारी कलयुग का ही खेल है, यानी ये कलयुग है।
इसमें अब किसी को भी कोई दोष नहीं दिया जा सकता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो घर परिवार की लड़ाई हो, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो डॉक्टर हॉस्पिटल की हो, या फिर किसी भी फील्ड की हो, स्कूल की हो। यानी स्कूलों में भी गिफ्ट जो सबसे ज्यादा देता है पेरेंट, जिससे ज्यादा पढ़ती है उनके बच्चों को अच्छे नंबरों से पास किया जाता है, उनके बच्चों से बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। ऐसी अगर कोई पेरेंट्स अगर कुछ बोल दें तो उसके बच्चों से सारी खुन्नस निकाली जाती है, उनके बच्चों को फर्स्ट से 4th नंबर पे कर दें, 4th में भी नहीं, बिल्कुल क्लास में कोई पोजीशन ही नहीं बनती उसकी, ये कह दें कि ये तो बेकार हो गया, उससे क्लास में पूछना बंद कर देती, क्वेश्चन करना बंद कर देती। यानी पेरेंट्स शिकायत करेगा तो उसकी खुन्नस बच्चों से निकाली जाएगी। तो ऐसा हो रहा है, यही है कलयुग। तो ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस कलयुग को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जो भी हो रहा है दुनिया में, जिस भी फील्ड में जैसा हो रहा है, उसको आप देखिए, जितना सहयोग अगर जिससे हो सके वो कर लीजिए, अदरवाइज शांति से केवल इसको देखते रहिए। इसका नतीजा जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का पाठ। यानी गीता में अगर जो लिख के आया है, जो आपके भविष्य में लिखा है, अगर आपके भविष्य में लिखा है कि आपको आज 1 लाख रुपए आपकी किस्मत में है, तो वो 1 लाख रुपए आप चोरी करके भी करेंगे तो भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। अगर 1 लाख चोरी नहीं करते, अगर आपकी किस्मत में है, तो वो कहीं से भी आपको मिलेंगे, मेहनत करके मिले या कुछ है तो वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने चोरी कर ली तो वो 1 लाख की पूर्ति आपकी हो जाएगी और आप चोरी के भागी अलग से बन जाएंगे, इस पाप के भागी। तो क्यों ना हम आधी रोटी खाएं लेकिन ईमानदारी की खाएं, अपनी किस्मत की खाएं। तो ऐसा जो कर रहा है वो अपनी किस्मत, यानी उसकी किस्मत में ऐसी बेईमानी लिखी थी, उसकी किस्मत में लिखा था कि वो ऐसा करेगा, ऐसे कारनामे करेगा, इस तरीके से जो है वो उसकी किस्मत में लिखा के लाया था कि वो अपनी किस्मत में ये ऐसे पाप करके वो पाप का भागी बनेगा और वो ये इस जन्म में भोगेगा या फिर नेक्स्ट जन्म में उसको ये दंड दिया जाएगा। तो ये कर्म कराता है, वो खुद नहीं करता है। तो कर्म आप करते रहिए, फल की चिंता आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप जैसा करेंगे वैसा फल देगा भगवान। धन्यवाद।